अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? सेकेंड ईयर केमिस्ट्री वालों, ठीक ठाक हो? फुल कायम होना अपनी जगहों पे और तैयारी करते रहो बच्चों। साथ साथ आपको पता है कि अभी टाइम है, लेकिन टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि आप सुस्त हो जाएं कि जी टाइम है। अभी टाइम होने का मतलब आप ये फ़ायदा उससे उठाएं कि आपको कोई जल्दी नहीं है और आप चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके लेकिन अच्छे तरीके से करके कर सकते हैं। देखें, हमारा मेन टारगेट ये है कि आपने सिर्फ एफएससी में नंबर नहीं लेने। आपने ये नहीं करना कि सिर्फ एफएससी में ठीक है 1000 नंबर आ गए हैं या 917 नंबर क्रॉस हो गए हैं तो आप कहें कि जी बस काफ़ी नहीं। आपका मेन टारगेट तो इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपका मेन टारगेट तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए आप चीज़ों को एंटी टेस्ट के हवाले से भी लें और एंटी टेस्ट आपका बनता इसी बुक में से ही है। एंटी टेस्ट कोई अलग मखलूक नहीं है, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है जो आपसे पूछी जाएगी। उसमें सिर्फ क्या होता है कि बात करने का उसका अंदाज मुख्तलिफ होगा उसका। जैसे इसमें यूजुअली बोर्ड में तो आपका ये होता है ना एफएससी में कि जनाब एक क्वेश्चन जो है, जो स्टेटमेंट है वही आपको दी जाएगी, वही आपने उसके अंदर जो कंटेंट है वो लिख देना है और वो याद कर लेना है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एंटी टेस्ट का थोड़ा सा अंदाज मुख्तलिफ हुआ करता है। वो चीज़ों को यानी कि लाइक कंसेप्चुअली डील करता है। तो जब आप कंसेप्चुअली चीज़ों को लेंगे, और मैं यही कह रहा था कि अब आपके पास चूँकि वक्त है तो इसलिए आप कोशिश करें अपनी टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन पढ़ें, एक एक लाइन देखें, उसमें क्या बात है, उसमें कैसे हो सकता है, कैसे बात को पूछ सकता है, कैसे डिफरेंट हो सकता है। तो इंशाल्लाह ताला एंटी टेस्ट की तैयारी भी आपके साथ होगी। अभी आपने ये नहीं करना कि एंटी टेस्ट की तैयारी शुरू कर लें, ऐसा अभी नहीं करना, क्योंकि एंटी टेस्ट का जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट है, एफएससी का डिफरेंट है। आप अभी फोकस करेंगे एफएससी पे ही, लेकिन साथ साथ चीज़ों को पढ़े इस तरह से कि तैयारी उसकी भी थोड़ी बहुत हो जाए। लेकिन मेन फोकस क्या है अभी? एफएससी। उसमें आपने इंशाल्लाह ताला 1000 क्रॉस करने और बाकी इंशाल्लाह ताला फिर एंटी टेस्ट में भी स्कोर करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बाकी अल्लाह ताला आपकी मदद करें। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने बोरेक्स बी टेस्ट हो गया था और बड़े तफसील से हो गया था और इंशाल्लाह ताला इसमें इसका आपको ना फ़ायदा प्रैक्टिकल के हवाले से भी होगा। अब जितना मैंने बोरेक्स बी टेस्ट याद पड़ता है, मुझे लास्ट टाइम तफसील से करवाया था ना, तो अब इतना तफसील से मुझे प्रैक्टिकल्स में ना करवाना पड़े। बेसिक्स कैसे केमिस्ट्री है, उसकी वर्किंग कैसे है, क्यों है, उसमें छोटी छोटी बातें, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम वाली, रिड्यूसिंग फ्लेम वाली, ये सारी बातें मैंने आपको तफसीलन बता दी हुई। ठीक है बेटा, इसके बाद आप एक नज़र आ जाएँ इसके ऊपर, यूजेस ऑफ बोरेक्स के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया करता है इस चैप्टर में से, मेनली और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाया करता है, तो इसलिए कम से कम 4 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जो कि आपको पता हो कि वो क्या होता है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है वो कि जी यूजेस ऑफ बोरेक्स क्या है, तो आप 4 पॉइंट उसमें कम से कम लिखेंगे, यूजेस ऑफ बोरेक्स। अच्छा जी, देखें ज़रा सबसे पहले एक बात, हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये जिक्र कई दफ़ा कर दिया हुआ है बोरेट ग्लासेस का। सबसे बड़ी बात कि इसके जो बोरेट ग्लासेस हैं और जिसको हम बोरोसिलिकेट्स भी कहते हैं, मैंने ये नाम लिया आपके सामने पहले भी, इसको बोरोसिलिकेट ग्लास भी कहते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास का होना, का बनना, या इसका बोरेट ग्लासेस इसको कहना, ये मेनली इस्तेमाल होता है जहाँ पे इस तरह का शीशा चाहिए हो कि वो शीशा भी हो जाए, कि उसमें से विजिबिलिटी भी क्लियर हो जाए, लेकिन उसको हीट का, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट भी ना हो। तो मैंने आपको पहले ये बात बताई हुई है कि इसका जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है ना, या कोफिशिएंट फॉर थर्मल एक्सपेंशन इसका बहुत लेस होता है, लेस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल।
तो इसका थर्मल एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है ना बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हीट का इमीडिएटली बहुत इफेक्ट नहीं होता। मतलब यूजुअली यही होता है ना कि जिस चीज़ के ऊपर हीट अप्लाई की जाए तो जैसे ही उसको हीट अप्लाई की जाए दैट थिंग ट्राइज टू एक्सपैंड, वो एक्सपैंड होने की कोशिश करती है। आप घर में नॉर्मल अगर आपके पास कोई ग्लास हो या आपके पास कोई जग हो और वो कोई अच्छी क्वालिटी का ना बना हो तो उसमें आप जैसे ही गर्म पानी डालेंगे ना तो इमीडिएटली आप गर्म पानी उसमें उंडेलेंगे तो इमीडिएटली वो ग्लास या जग वो टूट जाएगा, फ़ौरन से टूट जाएगा वो। तो जो ज़रा अच्छी क्वालिटी के बनाए गए होते हैं, जिनकी थिकनेस ज़रा ज़्यादा होती है या जिनकी क्वालिटी वाइज वो गुड होते हैं, तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटते। वो इसीलिए कि जब आपने उसमें गर्म पानी डाला दैट ग्लास ट्राई टू एक्सपैंड, उसने तेज़ी से एक्सपैंड होने की कोशिश की, उसकी वजह से वो टूट गया। तो अगर यही एक्सपेंशन स्लो हो जाए या ना हो या कम हो बहुत, तो फिर वो चीज़ नहीं टूटेगी। तो इसका ये बोरेट ग्लासेस होते हैं, बोरोसिलिकेट ग्लास, इनका जो थर्मल एक्सपेंशन है कोफिशिएंट ये कम होता है बहुत, इनकी एक्सपेंशन ज़्यादा नहीं होती। तो इसलिए ये फिर ज़्यादा रिलायबल हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं, जैसे उसने वर्ड आगे यूज़ किया हो ना, हीट रेजिस्टेंट है। अच्छा जी, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इस्तेमाल होते हैं। आप मुझे ये बता दें कि जी सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में इस्तेमाल कैसे हो सकता है, बताएं जी। अगर आप थोड़ा सा अपना हेड यूज़ करें तो आप बता सकते हैं कि ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में इस्तेमाल कैसे होता होगा और क्यों होता होगा। सॉफ्टनिंग ऑफ पुत्र, याद है आपको हार्ड वाटर में क्या होते हैं? हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, यही होते हैं। तो आपने ये बात पहले पढ़ी हुई है, आई थिंक शायद मैट्रिक में पढ़ी हुई है, कि हम उसको जब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, सल्फेट है या क्लोराइड है, जो भी है, वो बेसिकली हार्ड क्यों हो रहा होता है? वो कैल्शियम मैग्नीशियम की वजह से हो रहा होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको सोडियम जियोलाइट में से गुजारते हैं। जब सोडियम जियोलाइट में से गुजारा जाता है तो सोडियम अपने आप को इसके अंदर पुट कर देता है और सोडियम आ जाता है वाटर के अंदर और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये निकल जाते हैं बीच में से। ठीक हो गया, सोडियम का आ जाना दैट इज़ ओके। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। जब आप इसमें डालते हैं तो ये जो हार्डनेस होती है उसकी कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड की वजह से, तो ये उसको रिमूव करता है। ये सोडियम का सल्फेट या सोडियम का क्लोराइड बना लेता है, सोडियम अपनी जगह पे आ जाता है, तो उसकी वजह से ये फिर वाटर को सॉफ्ट कर देता है, वाटर हार्ड नहीं रहता। अच्छा बेटा, उसके बाद एक थर्ड पॉइंट है बोरेक्स बी टेस्ट का, डिटेक्शन ऑफ मेटालिक कैटाइन। बिल्कुल सही है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल होता है। अक्सर मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी कि जिसमें धातकारी की जा रही होती है, जिसमें मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा होता है, ऐसे प्रोसेसेस को कहते हैं कि ये क्या है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस हैं। मेटलर्जी का यही मतलब होता है ना कि किसी ओर को उसकी धात से किसी मेटल को उसकी धात से उसकी ओर से हासिल करना, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस इसमें इस्तेमाल होता है। बोरेक्स बी टेस्ट वाला भी लिख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर कहता है कि जी एज अ फ्लक्स इस्तेमाल होता है वेल्डिंग और मेटलर्जी में। इट इम्प्लॉयड इन द मेकिंग वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं, कम से कम 3-4 पॉइंट जहन में रख लें, बस काफ़ी हैं। बाकी आखिर में देख लें, कॉस्मेटिक में, सोप में, टेक्सटाइल में, पेंट्स में, मेडिसिन में, मैच इंडस्ट्री, अच्छा खासा इसका इस्तेमाल है इंडस्ट्री में। ठीक हो गया बेटा, अब आ जाएं आप बोरिक एसिड के टॉपिक के ऊपर। बोरिक एसिड, अच्छा इस टॉपिक में हमने जो मेन बात थी, जो शुरू के 3-4 कंपाउंड्स के नाम थे, मैंने आपको वो याद करवा दिए हुए हैं एम टॉप के नाम से। और उसमें क्या था कि ये मेटा बोरिक एसिड, टेट्रा बोरिक एसिड, ऑर्थो बोरिक एसिड और पायरोबोरिक एसिड, और इनके फार्मूलाज भी आपने याद कर लिए थे। मेटा का था HbO2, फिर टेट्रा बोरिक एसिड H2B4O7, फिर ऑर्थो बोरिक एसिड H3BO3 और फिर पायरोबोरिक एसिड H6B4O9, ऐसे ही H6B4O9। तो
ये आपने कर लिया हुआ है। हमने इसमें ये भी देख लिया था कि जो बोरेक्स है वो क्या है, वो सोडियम टेट्राबोरेट है, वो सोडियम सॉल्ट ऑफ मेटाबोरिक एसिड है, सॉरी सोडियम सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड है। और फिर मेटाबोरिक एसिड मुख्तलिफ जगहों पे आपकी नज़र से गुजरा है उसी के दौरान में, उसी के रिएक्शंस में। अब हम आ जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड के ऊपर। जो बोरिक एसिड है ना, ये बेसिकली ऑर्थोबोरिक एसिड है, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड को ही बोरिक एसिड कहा जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड जो कि H3BO3 है, H3BO3 है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, बोरोन और बोरोन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन 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 और उसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये है जनाब आपका ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3। देख लें 3 हाइड्रोजन, 1 बोरोन और 3 ऑक्सीजन, H3BO3। तो इसी में से जब ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएं, इन हाइड्रोजन को अगर आप निकाल दें तो ये बोरेट बन जाता है, BO3। तो बेसिक इसका स्ट्रक्चर भी यही है, उसी तरह से कॉमन जनरल ये उसी तरह से चलता है। अच्छा, तो जनरली ऑर्थोबोरिक एसिड को बोरिक एसिड ही कहा जाता है। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी शायद पहले कि इसकी जो स्टेबिलिटी है ना, ऑर्थोबोरिक एसिड की ही सबसे ज़्यादा है स्टेबिलिटी इसकी। सॉलिड फॉर्म में तो ये स्टेबल हैं, सॉलिड फॉर्म में बाकी भी स्टेबल है, लेकिन जैसे ही आप उनको वाटर में मिलाते हैं ना, जैसे उनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, ऑर्थोबोरिक एसिड में। जैसे मिसाल के तौर पे H3BO3 को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि HbO2 हो, वाटर में मिलाऊँ, यही बना देता है। अगर यहाँ पे हो जनाब अली H2B4O7 वाटर में मिलाऊं तो वो भी यही बना देता है। और अगर हो आखिरी वाला H6B4O9 तो इसको वाटर में मिलाऊं तो ये भी यही बना देता है। तीनों की जब उनका सोल्यूशन बनाया जाए तो तीनों किस में कन्वर्ट होते हैं, वो बोरिक एसिड में ही कन्वर्ट हो जाते हैं तीनों। इसीलिए हम कहते हैं कि बोरिक एसिड ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। तो आपको पढ़ाया भी सिर्फ यही जाएगा। बाकी आपको पहले टेट्राबोरेट का एक कंपाउंड पढ़ा दिया है बोरेक्स, और इसमें बोरिक एसिड पढ़ाया जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसको एक नज़र देखें ज़रा, ये भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जो कि इसने लिखा हुआ ऑर्थोबोरिक एसिड, और पेज नंबर 41 पे हूँ मैं। और बोरिक एसिड की जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं वो यही इक्वेशन जो मैंने लिखनी है आपके सामने इस तरीके से। इसमें हेडिंग जो इसके नीचे है ऑर्थोबोरिक एसिड और बोरिक एसिड वाली, इसमें देखें ज़रा, कहता है कि जी वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस है और इसकी जो शेप है वो ट्राइक्लिनिक होती है। फर्स्ट ईयर करके आए हो ना बच्चों, पेपर तो आपके नहीं हुए फर्स्ट ईयर के, मोजियाँ लग गई हैं आपकी, लेकिन मुझे ये बताया ना ज़रा कि फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर 4 था, और चैप्टर 4 में जो सॉलिड का पोर्शन था, सॉलिड के पोर्शन के शुरू में आपने जनाबे अली वो पढ़ा था क्रिस्टल्स का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसमें आपने पढ़ा था ये वर्ड ट्राइक्लिनिक। बताएं ज़रा ट्राइक्लिनिक क्या होते हैं। जो बच्चे ख़ासतौर पे जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, मैंने तो उनको एक तरीके से याद करवाया था और मुझे उम्मीद है कि वो भूला नहीं होगा। वो एक फार्मूला जो था वो जहन में लाएं ज़रा, क्या था, आता याद? CTOM-HRT, ऐसे ही था कुछ। भारत इसमें जो एक ट्राइक्लिनिक का जो शेप आ रही थी वो क्या थी, लास्ट वाला था, लास्ट वाला था। ट्राइक्लिनिक की शेप ये थी, यूं ऐसे
ऐसे, ऐसे था ट्राइक्लिनिक, आखिरी वाला था। यही थी ट्राइक्लिनिक। स्पेसिफिकेशंस क्या थी इसकी, क्रिस्टलोग्राफी क्या कहती थी इसकी, अल्फा बीटा गैमा एंगल क्या थे, और जो ए बी सी की लेंथ थी वो क्या थी। सबसे डिफरेंट थी इसकी, ए वाज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, सी टॉम एच आर टी, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहिड्रल और ट्राइक्लिनिक, ऐसे था ना। तो आखिरी वालों में जब आपने रट्टा मारा था इसको, तो वो क्या था, ट्राइक्लिनिक की शेप। ट्राइक्लिनिक की कोई भी लेंथ बराबर नहीं थी, इस ऊंट की कोई कल सीधी नहीं थी। ए वाज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, और जब हम एंगल्स की बात करते थे तो पता चलता था कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गैमा, सॉरी नॉट इक्वल टू गैमा, नॉट इक्वल टू 90। ट्राइक्लिनिक ये इसकी शेप थी। अच्छा जी, ट्राइक्लिनिक ये हो गया आपका रिवाइज। अब आगे देखेंगे, कहता है स्पैरिंगली सॉल्युबल है इन कोल्ड वाटर में। स्पैरिंगली मतलब कम सॉल्युबल है। 2.6% कहता है सिर्फ सॉल्युबल होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ 2.6% है, यानी कि 100 में सिर्फ 2.6 ग्राम ऐसी परसेंटेज निकलेगी। अच्छा जी, कहता है कि लेकिन अगर हॉट कर लिया जाए तो फिर रेडिली डिजॉल्व होता है, लेकिन बट स्टिल इट इज डिजॉल्विंग लेस देन द बोरेक्स। बोरेक्स की जो सॉल्युबिलिटी थी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 99.3 ग्राम डिजॉल्व हो रहा था, लेकिन ये कितना सॉल्युबल हो रहा है, ये सिर्फ 37 ग्राम हो रहा है। ये 37% का मतलब यही बना ना, 37% जब कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि 37 ग्राम ओवर 100 ml। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जेन में रख लें ये बात। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि द टेम्परेचर वेरिएशन इज सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये आपको पता है बात कि जो यही जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसी को तो हम उसको प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम उसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं चीज़ को, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड से सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। पहले से ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एसिड जो भी होगा वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। जब आप उसको हायर टेम्परेचर वाले को जब कूल डाउन करेंगे तो वही चीज़ें, वही एक्स्ट्रा मटेरियल जो आपने उसके अंदर डिज़ोल्व किया था वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आपको मिल जाता है, वो बाहर निकल आता है। यही तो इसी तरीके से तो आप प्योरीफाई करते हैं, जैसे आपने प्रैक्टिकल में लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स वाला आपने किया था, उसको प्योरीफाई किया था आपने। ठीक हो गया बच्चों। अब आ जाए इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। इन द कमर्शियल स्केल 2 इसके प्रिपेयर करने के तरीके हैं, इंतहाई आसान सिंपल, कोई मसला नहीं है। एक तो आपने खैर पीछे पढ़ भी लिया अभी, और सिर्फ एक इसमें नया होगा, लेकिन उसमें भी नया इतना कोई ज़्यादा नया नहीं है। कोलेमेनाइट का नाम आपने सुना हुआ है, कोलेमेनाइट आपने नाम सुना हुआ तो उसका नाम ज़रा मुझे भी सुना दें। वो क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते होते हैं बच्चों, और इनकी याद रखना और याद कर लें इनकी। कोलेमेनाइट Ca2B6O11 था। पहले कहाँ यूज़ किया ये? आपने बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे आपने एनहाइड्रस यूज़ किया, यहाँ पे आपने एनहाइड्रस यूज़ नहीं करना। कोलेमेनाइट, कोलेमेनाइट इसमें करना क्या प्रोसेस में, हमने कोलेमेनाइट का सोल्यूशन बना लेना, पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवानी। जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो ये बना देगा सिंपली कैल्शियम सल्फाइड और साथ में बोरिक एसिड। Ca2B6O11 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। आपने जनाब अली इसको पानी में डिज़ोल्व किया, गैस इसके अंदर पास करवाई, सल्फर डाइऑक्साइड,
और ये कन्वर्ट हो गया कैल्शियम सल्फाइड में, और साथ में आपके काम की चीज़ बोरिक एसिड। ठीक हो गया। इसमें देख लेते हैं एक नज़र कोई छोटी मोटी कोई चीज़ है तो नहीं और कोई ख़ास, बाय सस्पेंडिंग इट इन, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया। बोरिक एसिड का जो सोल्यूशन है ये आप जब टेम्परेचर इसका कम होगा तो ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, ये क्रिस्टल बना के सेपरेट हो जाएगा, आप इसको सेपरेट कर लेंगे। कैल्शियम सल्फाइड पानी में पड़ा हुआ, सोल्यूशन में पड़ा है, वो पड़ा रहे वहाँ पे। नेक्स्ट देखें जनाब, फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स के साथ इसका रिएक्शन कैसे करवा लीजिएगा। बोरेक्स का जब एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाए, यही जो आपने भी इसके रिएक्शन में पढ़ा है पीछे पेज नंबर 40 के ऊपर, आपने जहाँ पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया था, एसिड के साथ जहाँ पे रिएक्शन करवाया, सिंपल वही वाला रिएक्शन Na2B4O7 का रिएक्शन हो जाएगा इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसके सोल्यूशन का फ्रॉम बोरेक्स क्या बनाएगा, Na2B4O7। इसका रिएक्शन आपने करवाना है पानी में डिज़ोल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, एंड इट विल गिव यू ये वाली बात, सोडियम सल्फेट Na2SO4, और पीछे ये अपनी शेप को चेंज करता है और ये बनाता है H3BO3। अच्छा, इसमें जो है ना B4O7 हो गया, BO3 हो गया, सोडियम टेट्राबोरेट हो गया, H3BO3 हो गया, HBO2 हो गया, इन सारों में मैंने आपसे पहले भी जिक्र कर दिया हुआ है कि बेसिक जो कंपाउंड है वो BO3 है। ये सिर्फ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट कर रहा होता है। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं ना कि HBO2 जैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखें ज़रा एक नज़र। यहाँ पे प्रिपरेशन हमारी मुकम्मल होगी, प्रिपरेशन मुकम्मल हो गई है। एक ये छोटी सी बात याद आई है, इसको देखें ज़रा, ये इंटरेस्टिंग बात है। बोरॉन ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन जनाब अली यहाँ पे आना है, यही स्ट्रक्चर है BO3 मेन। अच्छा, ये देखें ज़रा, यहाँ पे अगर एक बोरॉन और लग जाए, यहाँ पे अगर एक ऑक्सीजन लग जाए, इधर भी और इधर भी, देखें बात समझ में आती है कोई। यहाँ पे मैं लगा दूँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दूँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दूँ एक हाइड्रोजन, ये क्या बना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें जरा कितने, 3, H3, 1 2 3। नंबर ऑफ बोरॉन कितने, 3, B3। ऑक्सीजन कितने, 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन 6। यह हुआ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, H3B3O6। अगर कोई अच्छा बच्चा इसका एम्पिरिकल फार्मूला सोचना चाहे तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या निकलेगा, क्या इसका एम्पिरिकल फार्मूला HbO2 नहीं बनता। तो जब इसका एम्पिरिकल फार्मूला HbO2 है तो आप HbO2 क्या पढ़ रहे हैं, मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड बेसिकली इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। गौर करने वाली बात यह है कि इसका भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका भी जो बेसिक कंपोनेंट है, जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो BO3 ही चल रहा है। बोरेट, BO3 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 BO3, आपस में उसकी अरेंजमेंट ऐसी है कि उसने एक मॉलिक्यूल बनाया। जब इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, हमने उसका जो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं तो ये HbO2 है। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली आपस में जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं, बोरिक एसिड हो गया, मेटाबोरिक एसिड हो गया, बोरेक्स हो गया, तो आपने देख ली इनकी सारी कन्वर्जन आपस में कैसे हो रही है, सिर्फ काइंड ऑफ रीअरेंजमेंट हो रही है बस, बाकी सारा कुछ वही है मामला। अच्छा जी बेटा, अब आए ज़रा पेज नंबर 42 के ऊपर और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें ज़रा। प्रॉपर्टीज़ में वही बात है पहले वाली कि एक जनरल सी बात पहले कर लेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, और फिर उसके बाद आ जाएंगे हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखें ज़रा
कहते हैं कि बोरिक एसिड एक वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। लस्ट्रस का क्या मतलब होता है? चमकदार। हैविंग अ सॉफ्ट सोपी टच, इसको जो टच करना होता है ना, इट्स लाइक सोप। जैसे आपने देखा होगा, जैसे एक आप घरों में यूज़ करते हैं टेल्कम पाउडर, जो पाउडर आप यूज़ करते हैं, तो उसको भी जब आप टच करते हैं तो वो एक सोपी टच दे रहा होता है आपको। होता है वैसे वो दूसरा है, वो मैग्नीशियम की ओर है, और आप उसमें आगे उसको कार्बन वाले पोर्शन में भी पढ़ेंगे जाके, याद कर लें। और शाबाश। वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है जनाब अली वाटर में, और फेयरली सॉल्युबल है हॉट में। उसके बाद वोलेटाइल इन स्टीम है, स्टीम में वोलेटाइल हो जाता है, ज़्यादा टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है तो वोलेटाइल हो जाता है, साथ में जितना हो सके इवेपोरेशन हो जाती है उसकी। अच्छा जी, अब आ जाए इसके केमिकल रिएक्शन के ऊपर, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आ जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसके हमने रिएक्शन देखने हैं, 2-3 रिएक्शन है, सिंपल से ही है वैसे। एक हम देखेंगे इथाइल अल्कोहल के साथ, उसके बाद हम देखेंगे इसको हीट करें तो क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे इसकी आयनाइजेशन, और फिर इसकी कुछ पीएच वगैरह की बात हो जाएगी। सबसे पहले देख लें इथाइल अल्कोहल के साथ क्या करता है। रिएक्शन विद इथाइल अल्कोहल, ये आया हुआ है बोर्ड में, 2 तरह से पूछ लिया करता है। मैंने आपको बताया हुआ पहले कि वो आपको डायरेक्ट रिएक्शन भी दे सकता है, वो आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि जी बोरिक एसिड का रिएक्शन बताएं विद इथाइल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड, किसी का कोई नाम दे दे। एक ये तरीका भी हो सकता है पूछने का, और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो आपको कोई इक्वेशन दे और कहे कि जी इस इक्वेशन को कंप्लीट एंड बैलेंस, दोनों तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन इसने कोई 2010 में बोर्ड में पूछा हुआ है। अच्छा जी, कहता क्या है, होगा क्या इसमें, H3BO3 का रिएक्शन जब मैं करवाता हूँ इथाइल अल्कोहल के साथ। आप लोगों ने इथाइल अल्कोहल होती क्या है, फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, लेकिन 10वीं में आपने इथाइल अल्कोहल का नाम पहले सुना हुआ है। 10वें चैप्टर जो आपका 10th था, 10th में आपके 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के भी थे। इथाइल अल्कोहल क्या है, बेसिकली ये अल्कोहल फैमिली का, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, OH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और C2H5 का मतलब कि बेसिकली ये बनता कहाँ से है कि C2H6 होता है ना। C2H6 का क्या मतलब है कि ये क्या है, अल्केन। नाम याद आया, 10th में पढ़ा हुआ आपने, अल्केन। तो अल्केन का क्या मतलब, अब अच्छा जनरल नाम इसका अल्केन है, लेकिन जब मैं इसका स्पेसिफिक नेम लेता हूँ, मैं स्पेसिफिकली इसको देखता हूँ कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। तो 2 वाले को क्या कहा करते थे, ईथेन। जनरल नाम क्या है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये आपने पढ़ा हुआ है। सिंगल बॉन्ड होंगे सारे के सारे अल्केन, अगर कोई डबल बॉन्ड आ गया अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड आ गया अल्काइन, ऐसे ही। फिर आपने वो गिनती भी पूरी याद की है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, पूरी 10 तक वो आपने याद की हुई। नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2। जब नंबर ऑफ कार्बन 2 होंगे और फैमिली कौन सी है, अल्केन, सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, तो इसको कहेंगे इथेन। इथेन हो गया। इथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकाली जाए और उसकी जगह पे आके लग जाए OH, C2H6, एक हाइड्रोजन इसमें से निकाल दी, हाइड्रोजन निकली, पीछे बचा क्या, C2H5। अब यहां से आके अगर एक अल्कोहल लग जाए, C2H5OH बन गया, इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल। इससे इथेन से 2 कार्बन थे, इथेन में से आपने एक हाइड्रोजन निकाली, जब इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी जाए तो इसको कहा जाता है इथाइल। जब अब आपने खैर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ऑर्गेनिक भी तफसील से इंशाल्लाह ताला। तो इथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इस ग्रुप को फिर कहते हैं इथाइल। इथाइल बन गया। तो अब आके जो फंक्शनल ग्रुप है लगा है वो क्या है, वो OH है।
वो अल्कोहल है, तो ये क्या बन गया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ये सारी बेसिक्स वाली बातें हैं, ये सारी बुनियादी बातें हैं जो कि पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और अगला कोई 6 महीने मज़ीद आपके एंट्री टेस्ट और ये सारे मामला इसमें साथ साथ चलती रहनी, इसलिए इनको साथ साथ क्लियर भी करते जाएं। अच्छा जी, जब ये इथाइल अल्कोहल वाटर के साथ इसके बोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता क्या है, इसमें से ये हाइड्रोक्सल और ये हाइड्रोजन ये निकल गया, क्या बन जाएगा, वाटर, और दूसरा साथ में C2H5, C2H5 और इधर बाहर इसके BO3। जब ये BO3 आ रहा है तो BO3 की वैलेंसी क्या थी, -3, यहाँ पे आ जाएगा 3। मुश्किल है कोई इसमें। C2H5OH हाइड्रोक्सल का आपको पता है कि वैलेंसी क्या हुआ करती है, -1, तो C2H5OH, OH इसमें से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, ये इन्होंने जाके बना दिया अपना वाटर बना दिया, तो C2H5 पीछे यहाँ बचा, BO3 इसके साथ आके अटैच हुआ तो BO3 की वैलेंसी होती है 3, वो आ गया इसके नीचे, ये बन गया C2H5 होल थ्राइस BO3। और इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल लगा देता हूँ साथ, ये इसको बैलेंस करने के लिए 3 और 1 4 और 5, कितने हो गए, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो इधर कितने हैं, इधर भी उतने बन जाएंगे। ये बैलेंस है, नहीं ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे भी 3 आना है इसके साथ, अब ये बैलेंस है, ठीक हो गया। इसको एज इक्वेशन अलग से भी ज़हन में रख लें। अच्छा जी, अब उसके बाद नेक्स्ट देखें जरा, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जब इसको हीट किया जाए तो ये एक फ्रॉथी मैस, एक बबली सा मैस बना लिया, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था बोरेक्स बीड में भी, वो इसलिए कि उसमें से वाटर लूज हो रहा होता है, वाटर लूज होता है तो वो कहता है कि जनाब अली ये पूरी एक चेन बना लेता है। देखें ज़रा, अब इसको देखते हैं कि ये इसका हीटिंग का रिएक्शन क्या है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग, देखें जरा, H3BO3, इसको जब आप करते हैं हीट, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब किया जाए हीट 100 तक, तो ये बनाता है HBO2। अब जिन बच्चों ने स्ट्रक्चर देखे हैं और स्ट्रक्चर्स को याद किया है, जहन में रखें कम से कम, ठीक है, इसमें पेपर में तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर आपके जहन में हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि H3BO3 HBO2 कैसे बना रहा है। अच्छा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको हीट किया, वाटर इसमें से निकला, ये बना देता है मेटाबोरिक एसिड। इसको फर्दर हीट करें 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट किया जाए तो ये बना देता है टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7, टेट्राबोरिक एसिड। जब टेट्राबोरिक एसिड को फर्दर हीट किया जाए, रेड हॉट कर दिया जाए, तो यह बना लेता है बोरॉन ऑक्साइड, रेड हॉट। यहां पे साथ ऑब्वियसली वाटर है ही है, इसमें भी वाटर साथ में है B2O3 और इसमें भी वाटर साथ में, ठीक हो गया जनाब। H3BO3 heat up to 100 degree centigrade, metaboric acid expulsion of water, further heat up to 140 degree centigrade, converted to tetraboric acid with the expulsion of water, further heat up to red hot, H2B4O7 will be converted to boron oxide with the expulsion of water, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जरा पॉइंट, फिर कहता है कि जी वेरी वीक एसिड है, आयनाइज होता है लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक आयनाइज होता है एज मोनोबेसिक एसिड। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है और असूलन आपको पता होना चाहिए कि मोनोबेसिक एसिड होता क्या है।
मोनोबेसिक एसिड से मुराद ये है कि ये कितने बेस के मॉलिक्यूल्स को, कितने हाइड्रोक्सल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर ये एक हाइड्रोक्सल को न्यूट्रलाइज कर सकता है इट मींस मोनोबेसिक एसिड। अगर 2 हाइड्रोक्सल को न्यूट्रलाइज कर सकता है मींस डाइबेसिक एसिड। 3 हाइड्रोक्सल को न्यूट्रलाइज कर सकता है इट मींस ट्राइबेसिक एसिड। और अगर इस केस में जैसे ये मोनोबेसिक एसिड है तो इट मींस कि ये एक हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा होगा, एक प्रोटॉन। इसकी आयनाइजेशन बहुत कम होती है। बोरिक एसिड की H3BO3 की आयनाइजेशन बहुत कम होती है। इसको जब पानी में डिसॉल्व किया जाए H3BO3, इसको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये सिर्फ एक प्रोटॉन देता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसिड वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है। इसकी पीएच होती है कोई अराउंड 5 के करीब। इंफॉर्मेशन के लिए जेन में रख लें, वैसे उसने लिखा नहीं होगा। 5 के करीब पीएच होती है, तो बड़ी स्लाइड सी रेंज है इसकी पीएच की। तो वीक एसिड है, वीक एसिड है। और वीक एसिड बेसिकली क्यों है? और मुझे याद पड़ता है मैंने एक दफ़ा पहले जिक्र किया हुआ है कि वीक एसिड है और इसकी जो Ka वैल्यू है, कांस्टेंट फॉर एसिड आयनाइजेशन जो था, वो इसकी 5.9 इंटू 10⁻⁻⁹ के करीब है। इतनी कम है इसकी Ka वैल्यू। अच्छा जी, बार जब ये पानी में डिसॉल्व होता है तो एक प्रोटॉन देखे ना। अब इसको अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्सल है, वाटर को ऐसे खोल के लिखा जा सकता है ना, तो ये क्या बनाता है? ये बना देता है जनाबे अली एक प्रोटॉन और साथ में 4 हाइड्रोक्सल, ऐसे बिल्कुल सही। ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये ऐसे आ जाए। इसको जरा ओपन करें ना तो क्या बनेगी बात, देखें जरा। मैंने आपको बताया हुआ है कि H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है। H3BO3 का स्ट्रक्चर क्या है? बोरॉन, हाइड्रोक्सल, 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 ऐसे ही 3 हाइड्रोक्सल तो H3BO3 में पहले से मौजूद है। होता क्या है कि जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो एक हाइड्रोक्सल मजीद आ जाता है साथ में, यहाँ पे हाइड्रोक्सल और एक ये हाइड्रोक्सल। ये वाला वाटर हाइड्रोक्सल कौन सा है? ये वाला हाइड्रोक्सल ये है, पानी वाला। जो एक हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन अलग हुआ, वो प्रोटॉन अलग से हाइड्रोजन शो हो गया। ये हाइड्रोक्सल आके इसके साथ अटैच हुआ है। जब ये आके इसके साथ अटैच हुआ तो आप मुझे खुद बता दें कि एक हाइड्रोक्सल जब आया तो हाइड्रोक्सल के ऊपर चार्ज क्या होता है? हाइड्रोक्सल के ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए इसके ऊपर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाया हुआ है। ऑल ओकेज? हाँ जी, नेक्स्ट देखें जरा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और है पीछे वाले से रिलेटेड ही। कहता है कि जी इसका जो सोल्यूशन है इसका मिथाइल ऑरेंज पे इफेक्ट नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज, ये वाला बात आज मुकम्मल कोशिश करते हैं हो जाए। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज आप टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। फिनॉक्सिलिन भी आपने यूज़ किया हुआ है, मिथाइल ऑरेंज भी आपने यूज़ किया हुआ है। फिनॉक्सिलिन के केस में तो आपको पता है कि आप सिंपल एसिड बेस की जब टाइट्रेशन कर रहे होते हैं आप उसको अप्लाई करते हैं। जब वो बेसिक मीडिया में होता है तो उसका जो कलर है वो पिंकिश होता है, यानी कि अराउंड 8 pH उसका जो कलर है वो क्या होता है? पिंकिश होता है फिनॉक्सिलिन का। जब इसकी pH होती है लेस देन 7 मोर देन 7, यानी कि अराउंड 8 से ऊपर फर्दर आप 14 तक चलते जाएं तो इसका कलर होता है पिंक। और अगर आप 8 से ऊपर 7 की तरफ वापस एसिडिटी की तरफ आएँ तो इसका कलर होता है कलरलेस। फिनॉक्सिलिन आपने अक्सर यूज़ किया होगा। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज की जो वर्किंग रेंज है ना, जैसे इसकी जो चेंजिंग रेंज है कोई 7 से 8 pH के दरमियान है।
तो मिथाइल ऑरेंज की जो वर्किंग रेंज है ना, ये होती है 3.1 से लेके मिथाइल ऑरेंज, ये 3.1 से लेके कोई 4.4 तक वर्क करता है। जब ये इससे ऊपर जाती है ना, pH 4.4 से ऊपर, तो उस वक्त ये रेडिश की तरफ चला जाता है, ऑरेंज सा कलर होता है इसका। अब अभी मैंने आपको बताया कि बोरिक एसिड की क्या है, pH 5। जब इसकी pH 5 है तो इट मीन्स कि ये इसके डोमेन में आते ही नहीं है, ये इसकी डोमेन में आते ही नहीं है। तो इसलिए बोरिक एसिड इस मिथाइल ऑरेंज के कलर को चेंज नहीं कर पाता और इसमें कोई चेंज नहीं देता। बेटा आज की बात रखते हैं यहीं तक। आज हमने पढ़ा है कि बोरिक एसिड के जो शुरू के जो एसिड्स थे वो, उसके बाद हमने देख लिया कि प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड कैसे हो रही थी कमर्शियल स्केल में, फिर हमने उसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ केमिकल देख ली हैं, बाकी कुछ एक केमिकल रहती भी हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको फर्दर नेक्स्ट लेक्चर तक लेके जाते हैं, वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक के लिए दें इजाज़त, ख्याल रखिएगा अपना, गुड लक।